हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ की वीडियोस चल रही हैं। तो आने वाले जो एडवोकेट जनरल का पेपर है आपका या अपर पीसीएस का पेपर है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम कुछ वीडियोस पढ़ चुके हैं, कुछ वीडियोस में काफ़ी कवर कर चुके हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस। तो आगे वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही है। तो ये हम पढ़ रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन, है ना। तो रशियन रिवॉल्यूशन और यूरोप में सोशलिज्म यानी कि समाजवाद की उत्पत्ति कैसे होती है, किस तरह से वो बढ़ता है, वो हम इस वीडियोज़ में पढ़ रहे हैं जो रशियन रिवॉल्यूशन की और सोशलिज्म इन यूरोप की वीडियो चल रही है। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आर ओ एडवोकेट जनरल के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है। अब कुछ ही दिन बचे हैं तो आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारे जितने भी पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपका पूरा सिलेबस कवर कर रही है और पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स कवर कर रही है। तो इससे क्या हुआ कि आपके पिछले 2 साल में करंट अफेयर्स में क्या हुआ, यानी कि समसामयिकी में क्या हुआ, और सभी सब्जेक्ट्स में क्या क्या आप पढ़ सकते थे, यानी कि क्या आपका, क्योंकि हो सकता है कि एक स्टूडेंट से सारा पोर्शन टच ना हो, तो जो टेस्ट सीरीज़ होती है वो पूरा सिलेबस टच कर लेती है एक बार को, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस पता चल जाएगी कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। कोई सा ऐसा एरिया है कि जो आपका वीक है और कोई सा ऐसा एरिया है जो आपका स्ट्रॉन्ग है, वो आपको, हालांकि आपको खुद पता होगा, लेकिन फिर भी आपको वो उसके बारे में थोड़ा सा और पता चल जाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, और उससे आपका बेनिफिट होगा। तो जो स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के साथ पीडीएफ फ्री हैं, सबको मिल जाएंगी, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं 7665804421 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, यानी कि अक्टूबर 1917, हमने अब तक फरवरी 1917 में क्या हुआ, ज़ार को हटा दिया गया, ज़ार ने एब्डिकेट कर दिया 2-3 मार्च में, तो हम उस ऊपर देख चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशन यानी कि अक्टूबर 1917 की क्या क्रांति थी, उसको देखते हैं। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट, देखिए वहाँ पे जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई थी ड्यूमा को हटाने के बाद, एंड द बोल्शेविक्स ग्रू, तो बोल्शेविक जो लेनिन के साथी थे, लेनिन के सपोर्टर थे, और एक वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उनके बीचों में, दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी, बढ़ती जा रही थी। लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेटअप अ डिक्टेटरशिप, तो लेनिन को लगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट कहीं डिक्टेटरशिप न बना दे वहाँ पे। सितंबर में ही बिगैन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो अब सितंबर में उसको लगने लगा कि एक अपराइजिंग करनी पड़ेगी, यानी कि एक रिवोल्ट करना पड़ेगा, विद्रोह करना पड़ेगा सरकार के खिलाफ। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, तो बोल्शेविक के जितने भी सपोर्टर्स थे, चाहे वो आर्मी में हो, सोवियत में हो, सोवियत यानी कि एक संघ में हो, यानी कि फैक्ट्रीज में हो, उन सबको एक साथ मिला लिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने परसुएड किया पेट्रोग्राड सोवियत एंड द बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू अ सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। इसको मैं समझाऊंगा, समझाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर की डेट भारत के इतिहास में भी सिग्निफिकेंस है, उसका भारत के इतिहास में भी, इंडियन हिस्ट्री में अगर मैं देखूँ, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 16 अक्टूबर की अपनी एक महत्वता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं सभी लोग बताएंगे ईमानदारी से कि 16 अक्टूबर की डेट भारतीय इतिहास में क्यों फेमस है। चलो साल बता देता हूँ, 16 अक्टूबर 1905 को की डेट भारतीय इतिहास में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्वता है इस डेट की 16 अक्टूबर 1905 की, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 16 अक्टूबर 1917 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत जो थी उसको परसुएड करा, यानी कि उसको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहा, और बोल्शेविक पार्टी को कहा कि आप एक सोशलिस्ट सीजर करेंगे पावर का, यानी कि एक समाजवाद के तरीके से पावर को चलाया जाएगा, ना कि डिक्टेटोरियल वे में जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही थी। अ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, तो एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाएगी, मिलिट्री की थी ये, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कमेटी थी, जिसको सोवियत के अंडर बनाई गई। लीडर कौन थे उसके, लियोन ट्रॉट्स्की, टू ऑर्गेनाइज द सीजर। द डेट ऑफ द इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट, तो ये किस तारीख को किया जाएगा उसको एक सीक्रेट रखा गया। द प्राइजिंग बिगैन ऑन 24 अक्टूबर, सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। अब 24 अक्टूबर को प्राइजिंग शुरू हुई, जब प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की को लगा कि वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली है, जो कि प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर था, तो प्राइम मिनिस्टर को लगा कि भाई कोई दिक्कत आने वाली है, तो उसने शहर छोड़ दिया, लेफ्ट द सिटी, और ट्रूप्स को कहा, यानी कि जो मिलिट्री थी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के फेवर में थी, उसको कहा कि भाई आप जो है शहर में जाओ, वहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। एट डॉन, यानी शाम तक आते आते, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। डॉन का मतलब है सुबह, सुबह का टाइम होगा, डॉन डस्क माने शाम होती है, तो डॉन का मतलब हो गया सुबह। तो सुबह में जो मिलिट्री मैन थे लॉयल टू द गवर्नमेंट, है ना, जो मिलिट्री के पर्सन जो गवर्नमेंट के लॉयल थे, सीज्ड द बिल्डिंग्स ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स, तो उन्होंने जो बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स जहाँ पे छपते थे, यानी कि जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे और वो न्यूज़पेपर में बोल्शेविक की जो आइडियोलॉजी थी वो बताते थे, उनकी बिल्डिंग्स को सीज कर दिया गया, उन न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया गया।
प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। तो जो प्रो गवर्नमेंट थे यानी कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे उनको कहा जाएगा, जो उनके साथी थे उनको कहा जाएगा प्रो गवर्नमेंट। तो उनके प्रो गवर्नमेंट जो ट्रूप्स थी, जो मिलिट्री वाले थे, जो लोग थे आर्मी के जवान, उन लोगों को भेजा गया कि आप टेलीफोन ऑफिस में जाओ, टेलीग्राफ ऑफिस में जाओ और सारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो, साथ ही साथ जो विंटर पैलेस है उसको प्रोटेक्ट करो। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर। तो देखो इधर से तो प्रो गवर्नमेंट के ट्रूप्स जा रहे हैं, इधर से मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी जा रही है। तो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी अपने डायरेक्शंस दे रही है कि भाई आप सभी बिल्डिंग्स पे कब्जा करो, उधर से जो सरकार है, सरकार ने अपनी फौज को कहा है कि तुम तो कब्जा करो। यानी कि दोनों में यहाँ पे अब क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है, लड़ाई होनी लाजमी है। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। तो एक शिप था अरोरा के नाम से, उसने क्या करा, उसने शेलिंग शुरू कर दी, यानी कि बॉम्ब डालना शुरू कर दिया विंटर पैलेस पर, उसने बॉम्ब डाल दिए। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टूक ओवर। देखिए नेवा रिवर थी वहाँ पे, है ना, हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि नेवा रिवर, मान लेते ये नेवा रिवर है, इसके लेफ्ट एरिया में अमीर लोग रहते थे, सॉरी राइट एरिया में अमीर लोग रह रहे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, और लेफ्ट एरिया में अमीर लोग रह रहे हैं। तो इस तरह से हमने पढ़ा था ऊपर वाली वीडियो में, पिछली वीडियोज़ में, तो आप देख लीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। अलग अलग मिलिट्री पॉइंट्स उन्होंने कब्जा लिए। बाय नाइटफॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर। तो मिनिस्टर्स ने, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी फौज हार गई। तो कमेटी जो थी रिवोल्यूशनरी, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी कमेटी, उसने कब्जा कर लिया और मिनिस्टर्स को सरेंडर करना पड़ा। एट अ मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड मेजोरिटी अप्रूव्ड द बोल्शेविक एक्शन। तो मेजोरिटी ने कहा कि बोल्शेविक्स लोगों ने जो किया है वो सही काम किया है। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, दूसरे शहरों में भी हो रहा था। हैवी फाइटिंग हुई मॉस्को में, बट बाय दिसंबर बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। पेट्रोग्राड का मतलब है सेंट पीटर्सबर्ग। तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग का जो एरिया है वो सब का सब किसने कंट्रोल कर लिया, बाद में दिसंबर तक आते आते बोल्शेविक्स ने कवर कर लिया या अपने कंट्रोल में ले लिया। और जो बोल्शेविक्स थे वो किसके कंट्रोल में चल रहे थे, या कौन उनको लीड कर रहा था, व्लादिमीर लेनिन उनको लीड कर रहे थे। डेट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन देखा जाए तो रशियन रिवॉल्यूशन की देखो डेट का कैलेंडर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलेंडर के ऊपर बात आती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रशिया कौन सा कैलेंडर फॉलो करता था 1917 के आंदोलन से पहले, जो वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ 1917 की जो क्रांति हुई उससे पहले वहाँ पे कौन सा कैलेंडर चला करता था, उससे पहले वहाँ पे जूलियन कैलेंडर चला करता था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1918। 1 फरवरी 1918 से पहले वहाँ पे जूलियन कैलेंडर चला करता था। द कंट्री देन चेंज्ड टू द ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर वो कैलेंडर है जो हम आजकल आम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ जो जनवरी, फरवरी, मार्च का जो महीने होते हैं उसमें 1 से लेकर 31 दिसंबर तक का जो पूरा कैलेंडर होता है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। तो बाद में कंट्री ने जूलियन कैलेंडर से चेंज कर ग्रिगोरियन कैलेंडर ले लिया, विच इज़ फॉलोड एवरीवेयर टुडे, जहाँ जो आजकल सब जगह फॉलो होता भी है। द ग्रिगोरियन डेट्स आर 13 डेज अहेड ऑफ द जूलियन डेट्स, यानी ग्रिगोरियन डेट जो है 13 दिन पहले हैं। तो हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी रिवॉल्यूशन 12 मार्च को हुआ और अक्टूबर रिवॉल्यूशन 7 नवंबर को हुआ, यानी कि बाद में हुआ, यानी कि नवंबर कुछ दिनों बाद में। ठीक है, तो इस तरह से करके ये हुआ। इस थोड़ा समझने के लिए था, इंपॉर्टेंट बात इसमें बस यही थी कि रशिया में 1917 से पहले जो कैलेंडर चला करता था या 1918 से पहले जो कैलेंडर चला करता था वो जूलियन कैलेंडर चला करता था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रशियन जब जार के अंडर रशिया था तो उस टाइम पे कौन सा कैलेंडर वो यूज़ करते थे। 4 एग्जाम्पल दे देंगे आपको, 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको, तो पूछ लेगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कुछ डेट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं। 1850 से 1880 के बीच में बात करें तो सोशलिज्म कैसे आया रशिया में, उसके ऊपर चर्चा चल रही थी, डिबेट्स हो रही थी। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी, लेकिन ये इलीगल थी, तो अंडरग्राउंड काम कर रही थी, क्योंकि 1917 से पहले या 1912-14 से पहले ज़ार ने सभी एसोसिएशंस को, सभी पार्टीज़ को बैन कर रखा था। 1905 में एक ब्लडी संडे मोमेंट होता है एंड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 हुआ। 1917 में 2 मार्च को ज़ार चले गए छोड़कर, एब्डिकेशन ऑफ ज़ार हुआ। 24 अक्टूबर को बॉल्शेविक अपराइजिंग हुई, कहाँ पे, सेंट पीटर्सबर्ग में, यानी कि पेट्रोग्राड में। 1918 से 1920 तक रशिया के अंदर सिविल वॉर चलता है। 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कमिंटर्न, ये हम आगे पढ़ेंगे, या कमिंटर्न क्या होता है ना, ये आगे पढ़ेंगे। 1929 में बिगिनिंग ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, यानी सामूहिकता क्या होती है, किस तरह से सब चीज़ों को कलेक्ट कर लिया गया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, यानी अक्टूबर के बाद क्या चीज़ चेंज हो गई। तो देखिए द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखिए बोल्शेविक्स जो थे वो पूरे के पूरे अपोज्ड थे किसके, प्राइवेट प्रॉपर्टी के, यानी कि वो बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को पसंद नहीं करते थे, वो हाईली अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के।
मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, तो जितनी भी इंडस्ट्री थी, बैंक्स थे, सबको नेशनलाइज्ड यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया सबका नवंबर 1917 में। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि सब चीज़ सरकारी हो गई है, अब सरकार ही उस पर कंट्रोल करेगी, सरकार ही उसे चलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने उसकी ऑनरशिप, यानी अब उसका मालिक कौन है, सरकार है, और उसका जो मैनेजमेंट करेगा वो कौन करेगा, वो भी सरकारी कर्मचारी ही करेंगे। तो ये सब चीज़ होने लगी। लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, लैंड को एक सोशल प्रॉपर्टी यानी एक समाज की संपत्ति कहने लगे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अब नहीं रही। ऐसा नहीं है कि ये मेरी ज़मीन है, ये तेरी ज़मीन है, वो पूरी सोसाइटी की ज़मीन है, पूरी सोशल प्रॉपर्टी हो गई। एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी, और पीजेंट्स को कह दिया गया कि अगर नोबिलिटी के पास ज़मीन है तो आप उससे वो ज़मीन छीन लो, उनसे वो ज़मीन सीज कर लो। सिटीज़ में बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस, तो शहरों में क्या किया गया, बोल्शेविक्स ने कहा कि भाई जो भी बड़े बड़े घर हैं अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स, यानी कि आपकी फैमिली के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको घर मिलेगा। अगर किसी की फैमिली कम है और उसके पास स्पेस ज़्यादा है, मान लेते वो बड़ा आदमी हो, रईस आदमी हो, अमीर हो, और उसने बड़ा घर बना रखा है, तो वो बड़ा घर में नहीं रहेगा, उसको घर उतना ही मिलेगा जितने कि घर के उसके मेंबर हैं। ठीक है। दे बैंड द यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, उन्होंने जितने भी पुराने टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी के उन सबको बैन कर दिया। यानी ऐसा नहीं है कि आप राय साहब, जैसे भारत में लगाते थे राय साहब, राय दुर्लभ, है ना, तो ऐसे जो बड़े बड़े टाइटल्स थे, हमने भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आप देख सकते हैं आर्टिकल 18 से इन टाइटल्स को ख़त्म किया, है ना। तो हमने आर्टिकल 18 से इन टाइटल्स को ख़त्म किया, उन्होंने भी अपने यहाँ पे रशियंस ने भी अपने यहाँ टाइटल्स को ख़त्म किया, एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म किया। टू असर्ट द चेंज न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइन फॉर द आर्मी, है ना। अब चेंज किस तरह से महसूस होगा कि भाई समाज में, सोसाइटी में, देश में चेंज आया है, तो जितनी भी यूनिफॉर्म थी आर्मी के लिए सब चेंज कर दी गई, ऑफिशियल्स के लिए जो यूनिफॉर्म थी चेंज कर दी गई। फॉलोइंग अ क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड इन 1918, एक क्लोथिंग कंपटीशन हुआ, है ना, जिसमें लोगों ने अपने अपने डिज़ाइंस दिए, तो पसंद किया गया कि कौन सा डिज़ाइन पसंद किया जाएगा। व्हेन द सोवियत हेड वॉज चूजन, है ना, सोवियत हैट, है ना, सोवियत हैट बनाई गई उस टाइम पे, जिसको ब्यूडोनोवाक, देखिए आप इसको क्या प्रोनाउंस किएंगे, ब्यूडोनोवाका, है ना, जो भी आप इसे बोलेंगे आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि ये रशियन सोसाइटी में क्या थी, वहाँ की एक हैट थी, टोपी थी, है ना, हैट जो होती है वो हैट थी, टोपी थी, उस टाइम पे इसको बनाया गया था। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक, तो बोल्शेविक पार्टी को का नाम चेंज करके रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 1917 के नवंबर में बोल्शेविक्स कंडक्टेड द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बोल्शेविक्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शंस करे, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। दिक्कत क्या थी कि उन्होंने सब इलेक्शन तो करवा दिए, है ना, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। अब 1918 में जो असेंबली थी उसने रिजेक्ट कर दिए बोल्शेविक के, जो बोल्शेविक सोसाइटी के, बोल्शेविक पार्टी के जो भी विचार थे जो वहाँ रखे गए असेंबली में, असेंबली ने, क्योंकि असेंबली में दूसरे मेंबर्स भी थे, सारों ने मिलकर उसको रिजेक्ट कर दिया। लेनिन ने असेंबली ही डिसमिस कर दी, क्योंकि लेनिन की बात कोई नहीं मान रहा था, तो लेनिन ने असेंबली डिस्कस कर दी। ही थॉट द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स वाज मोर डेमोक्रेटिक देन एन असेंबली इलेक्टेड इन अनसर्टेन कंडीशन, तो उन्होंने कहा कि भाई ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक होगी, ना कि कोई भी एक असेंबली। 1918 में डिस्पाइट अपोजिशन बाय द पॉलिटिकल अलाइज बोल्शेविक्स मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क, तो देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि मार्च 1918 में जर्मनी से बोल्शेविक्स ने क्या कर लिया, एक पीस ट्रीटी साइन कर ली, है ना। हालांकि और कंट्री मैन उनको मना कर रहे थे, पॉलिटिकल एलाइज जो थे यानी कि दोस्त जो थे बोल्शेविक्स के, वो मना कर रहे थे कि आप ऐसा मत करो, जर्मनी के साथ हाथ मत मिलाओ, लेकिन फिर भी रशिया ने जर्मनी के साथ हाथ मिला लिया। इन द ईयर्स दैट फॉलोड बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, सिंपल सी बात है, डिक्टेटरशिप होने चली, मोनोपोली होने चली, कि बोल्शेविक्स ही एक पार्टी बची जो इलेक्शन में खड़ी हो रही थी रशिया में। टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बाद में क्या बन गई, रशिया की पार्लियामेंट बन गई। और इसके इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी पार्टी थी, बस एक ही पार्टी थी, खुद कौन सी, बोल्शेविक पार्टी। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, रशिया एक पार्टी स्टेट हो गया, वहाँ पे एक ही पार्टी रह गई, क्या करें बेचारे। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, क्योंकि बोल्शेविक्स ने क्या करा, बोल्शेविक्स ने यानी लेनिन ने धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस वहाँ पर बनाए रखने के लिए पूरे देश की इकोनॉमी पे, पूरे देश की पॉलिटी पे, पूरे देश की आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो संप्रभुता थी वो सबकी सब किसी पर्सन के हाथ में हो गई, एक ही पर्सन के हाथ में हो गई, लेनिन के हाथ में। तो रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट, ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर कंट्रोल, ट्रेड यूनियन कंट्रोल में थे, यानी कि ट्रेड यूनियंस अब चाहते तो जब भी उनका मन चाहे वो स्ट्राइक कर लेते थे पहले, वो अब चीज़ वो नहीं कर सकते थे। द सीक्रेट पुलिस, जिनको चेका फर्स्ट कहते हैं, एंड लेटर OGPO, NKVD, अलग अलग नाम है, वहाँ पे जो सीक्रेट पुलिस थी उसका नाम था चेका फर्स्ट, है ना। पूछा जा सकता है आपसे कि चेका फर्स्ट क्या है, तो जो चेका फर्स्ट है वो क्या है,
जो चेका फर्स्ट है वो एक सीक्रेट पुलिस है। पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक्स, तो उन्होंने उनको पनिश करना शुरू कर दिया जिन्होंने बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज किया। मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रेली टू द पार्टी बिकॉज इट स्टूड फॉर सोशलिज्म, तो कई सारे यंग राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने पार्टी के पास गए, उन्होंने कहा कि सोशलिज्म के लिए हमने कहा था, चेंज के लिए कहा था। अक्टूबर 1917 में दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर बट मैनी बिकेम डिसोल्यूशन्ड बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी इनक्रेज। देखिए पार्टी एक तरफ से, बोल्शेविक पार्टी एक तरफ से तो कह रही थी कि रशिया के लोगों को बोलने का हक मिलना चाहिए, है ना, रशिया के जो लोग हैं उनको आज़ाद होना है। लेकिन दूसरी तरफ रशिया में रहने वाली जो ये पार्टीज़ थी, मतलब ये बोल्शेविक जो पार्टी थी, इसके द्वारा बैन लगा दिया गया, या आप कह सकते हो सेंसरशिप लगा दी गई। किसके ऊपर? न्यूज़पेपर्स के ऊपर, मैगजीन्स के ऊपर। ऐसा क्यों भाई? न्यूज़पेपर, अब अगर न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप लगाने का मतलब ये है कि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि न्यूज़पेपर हमारे खिलाफ लिखे, है ना। जब भी न्यूज़पेपर के ऊपर सेंसरशिप लगेगी इसका मतलब ये होता है कि न्यूज़पेपर कभी भी अगर सरकार के खिलाफ लिखेगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको आगे प्रोग्रेस नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट सिविल वॉर देखते हैं। व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर लैंड डिस्ट्रीब्यूशन द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेक अप। अब क्या हुआ कि बोल्शेविक्स ने कह दिया कि भाई लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लैंड जो है सब में लोगों में बटेगी। तो इससे क्या हुआ कि रशियन आर्मी जो है वो टूटने लगी। सोल्जर्स जो थे ज़्यादातर क्या थे? पीजेंट्स थे। सेम स्थिति भारत की थी। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में भी ज़्यादातर जो किसान थे वो क्या थे? हम उनको क्या बोलते थे? वो हम बोलते थे पीजेंट्स इन यूनिफॉर्म। कि जो भारतीय सैनिक थे वो क्या थे? वो जब लगभग किसान ही थे जिसको यूनिफॉर्म पहना दी गई आर्मी की। लाइकवाइज रशिया में था कि रशिया में भी जो सोल्जर्स थे ज़्यादातर पीजेंट्स थे, है ना, वो किसान ही थे, उन्होंने बस आर्मी की ड्रेस पहन ली। इतना रेफरेंस आ गया है। विस्ड टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। अब वो चाहने लगे, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, कि हम गाँव चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह से ज़मीन बट रही है। नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, सपोर्टर्स थे ऑटोक्रेसी के, उन्होंने बोल्शेविक अपराइजिंग को अपोज किया। सिंपल सी बात है, वो करेंगे। जो बोल्शेविक के साथ हैं वो बोल्शेविक के साथ रहेंगे, जो अपोज में है नॉन बोल्शेविक हैं वो उसके अगेंस्ट रहेंगे, यानी उसके विपरीत रहेंगे। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक्स, है ना। तो अब उनके जो लीडर्स थे, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट जो थे, वो कहाँ चले गए? साउथ रशिया में चले गए, और उन्होंने अब योजना बनाने लगे कि किस तरह बोल्शेविक पे हमला करें। 1918 में 1909 में ग्रीन्स जो थे, यानी कि ग्रीन्स कहा गया किसको? सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज को, यानी कि जो समाजवाद क्रांतिकारी लोग थे उनको ग्रीन्स कहा गया। वाइट कहा गया प्रो ज़ारिस्ट को, यानी कि जो ज़ार राजा था 1914 में जो भाग गया था, 1917 में जो भाग गया था 2 मार्च को, तो 1917 में जो ज़ार भागा था उसके जो साथी थे, उसके जो फेवर में थे लोग, उसको वाइट्स कहा गया। यही रशियन एम्पायर को ज़्यादातर लोग कंट्रोल किया करते थे। देवर बैक्ड, अब उनको बैकिंग कौन देता था? यानी कि उनकी जो पकड़ थी इतनी सोसाइटी में मजबूत कैसी थी कि उनको फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप्स ये सब क्या करते थे? सपोर्ट करते थे। ऑल दोज फोर्सेज हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, और ये सभी लोग जो थे डरे हुए थे कि रशिया में सोशलिज्म का उदय ना हो जाए, क्योंकि ये सभी कंट्रीज जो थे कैसे कंट्रीज थे? ये सभी कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, तो ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि सोशलिज्म का भाव देशों में आए, लोगों में आए। एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर। अब ये ट्रूप्स थे, बोल्शेविक थे, अभी सिविल वॉर लड़ रहे थे, यानी गृह युद्ध हो रहा है कि घर के घर में लड़ रहे हैं। बोल्शेविक जो थे वो भी रशिया के सिटीजन थे, और जो ट्रूप्स थी वो भी रशिया के सिटीजन्स थे, और आपस में ही ये लड़ रहे हैं। तो इसको क्या कह रहे हैं? सिविल वॉर कह रहे हैं। तो वहाँ पे लूटिंग होने लगी, है ना, लूटने लगे, बैंडिट्री, बदमाशी होने लगी, फेमाइन, सूखा, मतलब फेमाइन पड़ गया, अकाल पड़ गया, है ना, ये कॉमन हो गया। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स थे वाइट्स में, क्योंकि वाइट जो थे वो कौन थे? जो ज़ार के लोग थे सारे ना, ज़ार के फ़ायदे के लोग थे, ज़ार के साथ के थे। तो वाइट्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, है ना। टू हार्श स्टेप विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड, तो यानी कि उन लोगों ने बहुत ही बुरे कदम उठाने शुरू कर दिए उन किसानों के प्रति, क्योंकि किसानों को कहा गया था कि आप प्राइवेट लोगों से उनकी ज़मीन हड़प लो। तो जिन्होंने उनकी ज़मीन हड़पी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, ठीक है। सच एक्शंस लीड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। तो अब इससे क्या हुआ कि नॉन बोल्शेविक लोगों का जो सपोर्ट था वो और ज़्यादा, पहली बात तो वही पहले ही कम था, अब धीरे धीरे और कम होने लगा। जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। तो पुराना जो रशियन एम्पायर था 1920 तक बोल्शेविक्स के अंडर था। दे सक्सीडेड ड्यू टू कॉपरेशन, वो सक्सीड क्यों हुए? कॉपरेशन की वजह से विद नॉन रशियन नेशनलिटीज़ एंड मुस्लिम जदीदिस्ट्स। तो यानी कि जो बोल्शेविक थे वो सक्सीड क्यों हो पाए? क्योंकि उन्होंने कॉपरेशन किया किसके साथ? यानी कि समन्वय बिठाया किसके साथ? नॉन रशियन नेशनलिटीज़ के साथ, यानी कि जो लोग रशियन नहीं थे लेकिन फिर भी वहाँ रह रहे थे, उन लोगों से तालमेल बनाया। और जो मुस्लिम जिहादी लोग थे, मुस्लिम जदीदिस्ट्स थे, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की रशिया को इस चीज़ से बाहर निकालने के लिए। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक। तो कोऑपरेशन वहाँ काम नहीं करता। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनीज देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक इन खीवा इन सेंट्रल एशिया।
बोल्शेविक कॉलोनिस्ट्स ब्रूटली मैसेकर्ड लोकल नेशनलिस्ट। तो बोल्शेविक के जो कॉलोनिस्ट थे, यानी कि जो बोल्शेविक लोग थे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, नरसंहार करना शुरू कर दिया लोकल नेशनलिस्ट्स का इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। यानी सेंट्रल एशिया में, देखिए सेंट्रल एशिया, आज का जो सेंट्रल एशिया है, जिसमें तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये वाले कंट्रीज आते हैं। ये कंट्रीज़ पहले एक टाइम पे रशिया का ही पार्ट हुआ करते थे, रशियन एम्पायर इतना बड़ा हुआ करता था। तो अभी जो रशियन एम्पायर के लोग थे, क्योंकि नीचे तो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम पीपल थे, तो ऊपर जो थे पीपल वो थे क्रिश्चियन या रशियन ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे। तो अब इन्होंने नीचे साउथ में लोगों को मारना शुरू कर दिया, मुस्लिम लोगों को मारना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि हम सोशलिज्म को डिफेंड कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। अब क्या हुआ कि रशिया में जो बोल्शेविक गवर्नमेंट के सपोर्टर्स थे वो खुद कन्फ्यूज हो गए कि बोल्शेविक गवर्नमेंट चाहती क्या है। एक तरफ तो वो हमारे अपने लोगों को ही मार रही है और कह रही है सोशलिज्म लाओ, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। Partly to remedy this, most non-Russian nationalities were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolsheviks created from the Russian Empire in December 1922. तो USSR कब बना? USSR बना दिसंबर 1922 में, और नॉन रशियन नेशनलिटीज़ को पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई, यानी उनको आज़ादी दे दी गई, स्वायत्ता दे दी गई कि अब वो क्या कर सकते हैं, राजनीतिक स्वायत्ता दे दी गई, यानी कि अब वो राजनीति में इंटरेस्ट ले सकते हैं, यानी कि वोटिंग डालने का हक भी मिलेगा उनको और इलेक्शन में खड़े होने का हक भी मिलेगा उनको। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, जैसे कि harsh discouragement of nomadism। अब क्या हुआ कि एक तरफ तो बोल्शेविक जो लोग थे वो काफ़ी फ़ायदा दे रहे थे कि भाई आप खेती करो अच्छे से, है ना, सब चीज़ सरकारी होंगी, महंगा कुछ नहीं होगा, प्राइवेट नहीं होगा। एक तरफ तो ये अच्छी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या करा, दूसरी हार्श कंडीशंस भी करनी शुरू कर दी, जैसे कि डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैड का मतलब होता है कि वो पर्सन जिसका कोई परमानेंट प्लेस नहीं होता रहने का, है ना, वो आज यहाँ पे है, कल को शिकार के चक्कर में कहीं और चला जाएगा, परसों कहीं और चला जाएगा। तो ऐसे वो थोड़ी थोड़ी दिनों में अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो इस चीज़ के कल्चर को, क्योंकि ये कल्चर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेन्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं रशिया के आसपास, सेंट्रल रशिया में, तो वहाँ पे जो ग्रासलैंड्स हैं, अब उसमें नोमैडिज्म होता था, तो उसको डिस्करेज किया, उसको मना किया कि भाई नोमैडिज्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप एक जगह रहो, परमानेंट सेटलर बनो, नोमैड नहीं करना है। अटेम्प्ट्स टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिटीज़ वर ओनली पार्टली सक्सेसफुल। अब एक सोशलिस्ट सोसाइटी कैसे बनी? ड्यूरिंग द सिविल वॉर बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज। तो जब सिविल वॉर चल रहा था, वहाँ पे गृहयुद्ध चल रहा था, तो बोल्शेविक्स ने इंडस्ट्रीज़ को और बैंक्स को सबको नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी सरकारी जितनी भी इंडस्ट्री हैं सारी की सारी सरकारी, जितने बैंक हैं सबके सब सरकारी। दे परमिटेड पीजेंट्स टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड। तो उन्होंने आज़ादी दी, परमिट किया उन किसानों को कि जो भी ज़मीनें क्या हो चुकी हैं, जो भी ज़मीनें सोशलिस्ट हो चुकी हैं, यानी कि जो भी ज़मीनें सोशलाइज कर दी गई हैं, उन सब पर आप क्या कर सकते हो, उन सब पर आप खेती कर सकते हो। बोल्शेविक्स यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क कुड बी। बोल्शेविक्स ने क्या करा, कॉन्फिस्केटेड यानी जो जब्ती करी हुई ज़मीन थी, यानी जिसको जब्त कर लिया गया, कॉन्फिस्केट कर लिया गया ज़मीन को, उससे ये प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे कि कलेक्टिवनेस होती क्या है ना, कि अगर हम एक चीज़ सब कुछ मिला देंगे तो उससे होता क्या है। बोल्शेविक्स ने लैंड को, ज़मीनों को बड़े बड़े लोगों से, प्राइवेट लोगों से कॉन्फिस्केट करके, जब्त करके ये दिखाने की कोशिश की। अब प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया कि भाई एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होगी, यानी कि एक तरीके से प्लानिंग की जाएगी, एक पर्सन बैठ के, यानी कि कुछ ऑफिसर्स बैठेंगे, कुछ पर्सन बैठेंगे और वो सेंट्रलाइज्ड वे में प्लानिंग करेंगे। ऑफिशियल एसेस्ड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क, है ना, ऑफिशियल से देखेंगे कि इकोनॉमी कैसे काम कर सकती है, 5 साल के पीरियड में किस तरह से काम किए जाएंगे। यानी कि अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन से 5 ईयर प्लान आने की बात हुई। तो 5 ईयर प्लान आते आते स्टालिन आ गए थे, ना कि लेनिन रह जाए, यानी कि जो पहला रशिया में जो पहला 5 ईयर प्लान आया वो स्टालिन के अंडर आया। ऑन दिस बेसिस दे मेड द 5 ईयर प्लान। तो वहाँ पर 5 ईयर प्लान बने, जिसको भारत ने भी अडॉप्ट करा आज़ादी के बाद 1951 से। द गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल प्राइसेस टू प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, है ना, तो गवर्नमेंट ने सभी चीज़ों के दाम को फिक्स कर दिया गया, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहाँ पे हो सके। पहले 2 प्लान में, 2 प्लान कब थे, 1927 से 1932, यानी कि इस टाइम पे लेनिन नहीं थे, स्टालिन थे, है ना, कौन थे, स्टालिन। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, उस टाइम पे कौन थे, स्टालिन थे। एंड 1933 टू 1938 सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी इसकी वजह से क्या होने लगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी, है ना, होनी ही थी कि जब अगर वहाँ पे तरीके से काम होगा तो पैसा आएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गया, 100% बढ़ गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। किस केस में, तेल के केस में, कोयले के केस में, स्टील के केस में। और नई फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, है ना, नए नए जो फैक्ट्री के शहर थे वो भी आने लगे।
हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होगा एकदम से तो वर्किंग कंडीशंस भी खराब हो जाएंगी। सिटी ऑफ मैग्नेटोगोर्स्क, द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टील प्लांट वाज अचीव्ड इन 3 ईयर्स, तो स्टील प्लांट का जो मैन्युफैक्चरिंग थी, जो कंस्ट्रक्शन था, वो 3 साल में हो गया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइव्स एंड द रिजल्ट वाज 550 स्टॉपेजेस ऑफ वर्क इन द फर्स्ट ईयर अलोन। तो लोगों को बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत मुश्किल होती थी वहाँ पे काम करने में, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल काम वहाँ पे लोगों से करवाया जाता था। तो पाया गया कि पहले ही साल में 500-550 बार काम को बीच में रोकना पड़ा, चाहे लोगों ने धरना दिया हो, चाहे लोगों की तबीयत खराब हुई हो, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन 550 बार आप कह सकते हैं कि 550 टाइम्स काम को रोका गया। इन लिविंग क्वार्टर्स इन द विंटर टाइम 40 डिग्रीज बिलो पीपल हैड टू क्लाइम डाउन फ्रॉम द 4th फ्लोर। देखिए वहाँ पे रहने की कंडीशंस बहुत ख़राब थी, जहाँ पे लोग रहते थे लिविंग क्वार्टर में, सर्दियों के समय में जिस टाइम पे टेम्परेचर -40 डिग्री होता है ना, 40 डिग्रीज बिलो का मतलब है -40 डिग्री जब वहाँ पे टेम्परेचर है, तो लोगों को 4थी मंजिल से सीढ़ियाँ उतर के आना पड़ता था टॉयलेट जाने के लिए भी, है ना, क्रॉस द स्ट्रीट इन ऑर्डर टू गो टू टॉयलेट। तो टॉयलेट जाने के लिए भी उनको इतना मुश्किल करना होता था, इतना मुश्किल था वहाँ पे। तो सोशलिज्म में पैसा तो आ रहा था देश में, लेकिन लोगों की जो लिविंग कंडीशंस थी वो इंप्रूव नहीं हो रही थी, वो उल्टा ख़राब होती जा रही थी। एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड, स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया। अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स जो थे, फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी जो थे, उनके लिए अरेंजमेंट किए गए, सुविधाएँ दी गई। पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़, और किसानों को कहा गया कि भाई आप लोग जो हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, पढ़ाई करो। क्रचेज वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज, क्रच बनाए गए। देखिए क्रच का मतलब क्या होता है, क्रच का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर आप अपने छोटे से बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकते हो। मान लेते हैं कि एक पेरेंट्स हैं जिसके फादर भी जॉब करते हैं, मदर भी जॉब करती हैं, दोनों अपने बच्चों में से किसी को भी, दोनों लोग जो हैं अपने बच्चों को अपने ऑफिस नहीं लेके जा सकते, और घर पे उनकी कोई नहीं है, तो अकेले बच्चे की पेरेंटिंग कैसे होगी, है ना, अकेला बच्चा कैसे रहेगा। तो अकेले बच्चों को के लिए क्रच बना दिया गया है। तो वहाँ पे क्रच में क्या होता है कि 2-3 लेडीज़ होती हैं और लोग होते हैं, वो वहाँ पे जितने बच्चे आते हैं उन सबकी क्या करते हैं, देख रेख करते हैं। तो क्रचेज वर एस्टैब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स, तो वुमेन वर्कर्स के जो बच्चे हैं उनकी देखरेख करने के लिए क्रचेज को बना दिया गया। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स, तो सस्ती पब्लिक हेल्थ केयर दिए जाएंगे, है ना, लिविंग क्वार्टर्स सेटअप किए जाएंगे। इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। देखिए सिंपल सी बात है, एफर्ट्स जो सरकार लगाती है वो पूरे कभी नहीं हो पाते, बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं हो पाता, है ना। तो जो इस तरीके से जो था देखा जाए तो द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इस तरह से इंप्रूवमेंट हो जाए, सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड, क्योंकि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज क्या थे, लिमिटेड थे। चलिए स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 27 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है ना। नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, है ना, जो चैप्टर 2 है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, उसको भी हम फटाफट से 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे। फिर आपका लगभग आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी, और एक चैप्टर और आएगा इसके बाद, तो वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी, तो उससे आपका काफ़ी बूस्ट मिल जाएगा आपको, और आप अच्छे से अपना एग्जाम लिख के आ सकते हैं। तो अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, PDF चाहिए, तो आप मुझको 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप इनको देखते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और अगर आपको नोट्स नहीं चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।